नमस्कार। खबर हिमाचल से मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी। गत दिवस शिमला में युवा कथाकार डॉक्टर जमुना बीनी को डॉक्टर विजय मोहन सिंह स्मृति युवा कथाकार सम्मान अरुणाचल प्रदेश की युवा महिला कथाकार डॉक्टर जमुना बीनी को प्रदान किया गया। 25,000 रुपए सम्मान राशि और प्रशस्ति पत्र डॉक्टर विमोसी स्मृति ट्रस्ट की अध्यक्ष आशा लता सिंह ने उन्हें भेंट की। कार्यक्रम का आयोजन सच्ची मुठभेड़ चैनल द्वारा किया गया। एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन 2 सत्र में किया गया था। पहले सत्र में हिमाचल की हिंदी कहानियों पर चर्चा आयोजित की गई। सत्र का बीज पत्र आलोचक डॉक्टर हेमराज कौशिक ने पढ़ा और अध्यक्षता श्रीयंत श्रीनिवास जोशी ने की। हिमाचल की हिंदी कहानी का विस्तार से ब्यौरा देते हुए डॉक्टर हेमराज कौशिक ने हिमाचल की हिंदी कहानी व्यापक संभावनाओं पर चर्चा की। परिचर्चा में डॉक्टर तुलसी रमन, डॉक्टर कुलराजीव पंत, प्रख्यात कहानीकार सुदर्शन वशिष्ठ ने भाग लिया। समारोह के दूसरे सत्र का संचालन डॉक्टर अविचल गौतम ने किया। इस सत्र में अरुणाचल प्रदेश की डॉक्टर जशोदा बीनी ने अपने आदिवासी समाज की संस्कृति की जानकारी साझा की। आलोचक रंजन राय और डॉक्टर वैभव सिंह ने भी चर्चा में भाग लिया। समारोह में प्रतिष्ठित कथाकार वर्तल सिंह, पत्रकार रंजेरी, कवि आत्मा रंजन, दिनेश शर्मा, महिला कथाकार पोमिला ठाकुर, साहित्यकार दीप्ति सारस्वत, डॉक्टर नरेंद्र शर्मा, रंगकर्मी जाहर कौल, पूर्व सूचना निदेशक बीडीसी शर्मा, लोक गायक LR वर्मा, जगदीश शर्मा, स्नेहा नेगी, राधा सिंह, श्रीमती पूनम संख्यान, डॉक्टर स्मृति ठाकुर और कवि सतीश धर ने भाग लिया। कार्यक्रम में डॉक्टर विजय मोहन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। कथाकार डॉक्टर जमुना बीनी को कुमारी नियति वर्मा ने भी फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। कवि देवेंद्र धर ने अतिथि साहित्यकारों का भी आभार व्यक्त किया। आपने किसी ने अगर डॉक्टर नामवर सिंह की एक लाइन डॉक्टर विजय मोहन सिंह के बारे में लिखी हो तो मेरी चुनौती है आपको कि सारी जिंदगी आपकी सेवा करता। ये उनमें वो था, उसके सामने दाना नहीं किसी उन्होंने फैलाया, उनके मित्र थे। और दूसरी बात, डॉक्टर विजय मोहन सिंह मात्र आलोचक नहीं थे। फिल्मों की जानकारी, उनकी आलोचना, और आपको पता नहीं, आप में से कुछ लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा, डॉक्टर विजय मोहन सिंह संगीतज्ञ भी थे, बराबर दीक्षित संगीतज्ञ थे। पेंटिंग का भी, संगीत की जानकारी, संगीत का अध्ययन किया था उन्होंने बनारस विश्वविद्यालय से। एक साहित्यकार का, जैसे हमारे कौल साहब अपने आर्टिस्ट हैं और हमको झेल रहे हैं काफी देर से, इस तरीके से, इस तरह की क्षमता उनमें। ये सहज नहीं, अचानक नहीं है कि एक म्यूजिक भी करता हो, म्यूजिक सीखा भी और साहित्य भी करता हो। और उसके बाद उनकी किताबों का जिक्र करके मैं समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो क्षमता उनमें थी, एक सामान्य आलोचक में नहीं हो सकती। क्यों मेरे लिए ये पुरस्कार महत्वपूर्ण है, ना केवल मेरे लिए बल्कि मेरे समुदाय के लिए भी, इसके बारे में मैं ज़रा बताना चाहूँगी। सबसे पहले एक बहुत ही छोटी सी एक लोक कथा मैं सुनाना चाहूँगी। हमारी जो निशी जनजाति है उसमें एक लोक कथा प्रचलित है। दरअसल ये बात ये है कि अरुणाचल प्रदेश में ऐसे मानते हैं कि 26 जनजातियां हैं, मेजर ट्राइब है, और सब ट्राइब की बात करें तो 80 से ज़्यादा है। आप में से आज ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको कुछ नई, मतलब इस तरह का नया इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शायद मिले। तो केवल 2 ऐसे आदिवासी समुदाय है जिनकी अपनी लिपि है। एक मोनपा जो भोती लिपि में लिखते हैं, एक खमती जो थाई खमती लिपि में लिखते हैं, और बाकी जितने भी ट्राइब हैं, चाहे निशी की बात कीजिए, मैं निशी ट्राइब से आती हूँ, और उसके बाद आदि है, गालो है, हम सारे जो ट्राइब है, हमारी भाषा की कोई लिपि नहीं है। या तो हम देवनागरी में लिखते हैं या फिर हम रोमन में लिखते हैं। अब नई लिपि बनाने की बातें हो रही हैं,
उसके लिए जो सामाजिक संगठन है, जो सर्वोच्च सामाजिक संगठन है किसी भी सब समुदाय का, उन लोग अपना कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मैं ये बताना चाहूंगी कि ये लिपि ज्ञान क्यों नहीं है, इसको लेके एक बहुत ही मार्मिक एक लोक कथा है जिसका मैंने जैसे कहा कि मैं बहुत 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 संक्षिप्त में बात रखना चाहूंगी। ऐसे कहते हैं कि जब दुनिया बनी तो दो भाई थे और सर्वशक्तिमान यानी कि हम सूर्य की उपासना करते हैं, सूर्य हमारे देवी है, हम सूर्य माता कहते हैं अनादोनी, और जो चंद्रमा है, जो चांद है, वो हम पिता कहते हैं अपोलो। तो ये कहते हैं कि जो सूर्य देवी थी उन्होंने अपने 2 बच्चों को अक्षर ज्ञान दिया। एक ने उसको पत्ते पर लिख लिया और एक ने उसको जानवर की जो खाल नहीं, जो जानवर की जो चमड़े हैं खाल, उस पर लिखा। इसके बाद ये जो 2 भाई हैं ये यात्रा पर निकलते हैं और ऐसे बताते हैं कि यात्रा पर जब ये निकले तो वहां बहुत ज्यादा मौसम खराब हुआ और आंधी तूफान आने लगा। इसके बाद ऐसे बताते हैं कि बहुत ठंड लगने लगी। तो जिस भाई ने जो अक्षर ज्ञान है, जो लिपि का जो ज्ञान है, खाल में लिखा था, चमड़े पर, किसी जानवर के चमड़े पर लिखा था, उसने क्या किया कि ठंड के मारे उसने आग जलाकर वो खाल जो है उसको जला के वो खा गया। और उसके बाद जो उसके जो बड़े भाई थे, क्योंकि उसको पत्ते पर लिखा हुआ था, तो वो ज्यों का त्यों बचा रह गया। तो ऐसे कहते हैं बाद में कालांतरण में ये जो बड़े भाई थे ये मैदानों की तरफ चले गए, इसलिए मैदानी लोग ज्यादा शिक्षित हुए, ऐसा मानते हैं। और बाकी ये जो खाल जिसने खा लिया है, ये कह के इसके बारे में कहा गया कि ये पहाड़ी आदिवासी है, तो इसीलिए इनके पास भाषा जरूर है लेकिन लिपि नहीं है। तो भाषा जरूर है, लिपि नहीं। इसका क्या हुआ कि मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जिन्होंने पत्ते पर अक्षर ज्ञान लिखा उसको लिपि का ज्ञान हो गया और धीरे धीरे उनका अपना लिखित साहित्य विकसित होना आरंभ हुआ। लेकिन चूंकि जो छोटा भाई था जिसने खाल जला के खा लिया था, उसके पास भी ज्ञान है लेकिन वो उसको अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो वो उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? उसको वो सारा ज्ञान क्योंकि खा ले उसके रग रग में है, वो पूरे जिसको कहते हैं कि पोर पोर में ज्ञान बसा हुआ है, कैसे उसको एक्सप्रेस करें? अक्षर का तो ज्ञान है नहीं, तो वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं? गीतों के माध्यम से, लोकगीतों के माध्यम से, लोक कथाओं के माध्यम से। तो इसीलिए हमारे यहाँ आपको जो ट्राइबल जो कम्युनिटी है, यहाँ आप देखेंगे कि जो वाचिक जो साहित्य है, जो ओरल लिटरेचर है, वो बहुत अधिक समृद्ध है, लेकिन रिटन लिटरेचर बहुत सारे ऐसे ट्राइबल कम्युनिटी है जहाँ रिटन लिटरेचर अभी तक डेवलप नहीं हुआ। और ऐसे बताते हैं कि 1947 में जब देश आजाद हुआ, उस समय अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम था नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। उस समय बताते हैं कि सिर्फ एकमात्र स्कूल था, सिर्फ एक स्कूल था। 1947 की बात मैं कर रही हूँ। और एक असमिया टीचर वहाँ, चूंकि असम हमारा पड़ोसी राज्य है, असम के टीचर वहाँ पोस्टेड थे और वो मतलब इक्का दुक्का बच्चे ही वहाँ पढ़ने आते थे। तो इस तरह से, जबकि जो मेघालय है, मेघालय में काफी पहले 18 शायद मेरे ख्याल में 75 या उसके 1885 के आसपास डेविड स्कॉट वगैरह इन लोगों ने जिसको वेल्स एजुकेशन ये सब सारे शुरू हो जाते हैं। लेकिन अरुणाचल में शिक्षा का प्रसार बहुत विलंब से हुआ। के घर में हम जाते थे, तो मैं मूलतः वाराणसी का हूँ और वाराणसी से जब आप काशी की तरफ जाएंगे तो बीच में बनारस पड़ता है, पोखरा के उस पार बनारस हो जाता है और उस और पार करेंगे तो काशी हो जाता है। तो एक सरहद पे इनका घर था और पीछे मैदान था। तो हम लोग का इनके परिवार से मित्रता वो साहित्य के माध्यम से नहीं थी, वो माध्यम था वो पतंग लूटने से लेके, और एक हम लोग का गिरोह होता था, वो क्रिकेट का गिरोह होता था। गिरोह इसलिए बोलते थे कि टीम कहीं से ली जाती थी चुरा के, इधर से उधर से, किसी को बॉलिंग आती थी, किसी बैटिंग आती थी, और समाज के विभिन्न वर्गों से वो होता था। तो दिन में यही सब काम होता था
और एक शाम को हम लोग की बैठकी होती थी जहां पर हम लोग स्ट्रेटेजाइज करते थे कि क्रिकेट कैसे खेलना है और कहाँ कहाँ फील्डिंग, हमारे कैप्टन होते थे नुर सिंह साहब। लेकिन एक कमरा था जहाँ पे जाना वर्जित था, वो जहाँ अंदर आइए दाहिने हाथ का कमरा था, वो श्री डॉक्टर साहब अंकल का था, विजय सिंह साहब का, और वर्जित इसलिए था हम लोगों के लिए क्योंकि उसमें एक उनका छोटा सा पुस्तकालय होता था। ठीक है, वो अंदर घुसिए तो दाहिने तरफ एक शेल्फ होते थे, उसमें बड़ी किताबें होती थी। और हम लोग, उम्र थी 10, 11, 12 साल के उम्र में, वो किताबें समझ में नहीं आती थी, लेकिन ये था कि चूंकि वर्जित था तो पढ़ना जरूरी था उस चीज को। तो और वहां पे किताबें थी गुंटेर ग्रास की, गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज की, और हम लोग मैंड्रिक पढ़ने वाले, कहाँ वो वाला मैंड्रिक का मैजिक और कहाँ गार्सिया का मैजिकल रियलिज्म, कहाँ वो टिंड्रम, ठीक है, जहाँ पे ऑस्कर बजा बजा के अपनी बातों को आगे रखता था, समझ में कुछ नहीं आता था। ठीक है, लेकिन पढ़ते इसलिए थे क्योंकि मैंड्रिक कितना पढ़ा जाएगा, और इनसे एक क्विड प्रो क्यो का रिश्ता था, लेना देना का, तो हम कॉमिक देते थे और इनके यहाँ से किताबें मिलती थी। और वो दौर था, वो जमाना था जहाँ एक दूसरे को हम लोग किताबें पुरस्कार के रूप में और पारितोषिक के रूप में और बर्थडे पे और जन्मदिन पे हम लोग देते थे। तो वो मैं इसलिए इस चीज की बात कर रहा हूँ कि समाज में एक लेखक का योगदान खाली उसका लेखनी नहीं होता है, राइट। उसके एक जो पुस्तकालय थी, अगर मान लीजिए मैं उस कमरे में जाता हूँ, चेतन भगत मिल जाते, ठीक है, तो हमारा जो संस्मरण होता है वो अलग होता, हमारा पढ़ने का तमीज अलग होता, उसको अलग होता, बहुत चीजों पे आपका नजरिया अलग से हो जाता। अब जैसे आपने जमुना जी ने बोला कि 1947 में आजादी मिली थी, अब उसकी भी समीक्षा हो रही है, तो समीक्षा तो हर चीज की होती है। तो वो एक जो हमारे संस्मरण है, और उनका जब उस वक्त वो शायद हिमाचल में ही थे, शिमला में ही थे, 80 का दशक था, तो वो जब हम लोग क्रिकेट पीछे खेलते रहते थे, तो कभी कभी आते थे धूप लेने, तो कई चीजों को देखते थे और बोलते थे, और फिर वो अपना गाड़ी से लाते हुए बोलते थे अद्भुत, ठीक है। तो अद्भुत अगर उन्होंने बोल दिया तो इसका मतलब हमको वो सोचना जरूरी है, वो चीज उतना स्पष्ट रूप से सामने नहीं है, तो उसको सोचना जरूरी है। तो ये एक जो समीक्षा का एक रोल होता था, एक जो उनकी भूमिका होती थी, तो ये था कि ये बंदा बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा, उसका हम लोग को चर्चा जरूर करनी है। तो अब ये आप देखिए कि एक ऐसी दुनिया में हम लोग थे तो कि पूर्वांचल था, ठीक है, और उनके घर में बंदूक भी होती थी, 2 नाली, ठीक है। तो वो एक साहित्यकार के घर में 2 नाली बंदूक और किताबें, ठीक है, तो कितना रोचक वो दुनिया थी हम लोगों के लिए। इससे पहले डॉक्टर बीनी को मैं एक बात बता दूं विशेष तौर से कि हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश का गाढ़ा रिश्ता रहा है। आप पूछेंगे कैसे? जब चाइना वार हुई थी तो हिमाचल के सैनिक नेपा बॉर्डर पे थे और जी जान से लड़े बेचारे वहाँ, लेकिन चीन था। बहरहाल हमारे लोकगीतों में नेपा आया, जे तू चले और नेपा नौकरी, मेरे नक्के दे बालू ले न जाया। ये नेपा अभी भी कांगड़ा में घूम रहा है। ये नेपा हमें याद है। आज भी 62-63 की कहानियाँ जो उस वक्त की थी, हिमाचल के साहित्यकार लिख रहे हैं। नेपा की प्रकृति वनस्पति है, उसको याद करते हैं। मैं एक छोटी सी कथा, एक कहानी सुनाता हूँ। एक फौजी वहाँ चला गया, कांगड़ा में एक बूटी होती है, उसको बसूटी बोलते हैं। वो बेचारा बड़ा दुखी था वहाँ पे अरुणाचल में, उसने वो बसूटी देखी। उसने कांगड़ी भाषा में कहा, वो असरिये देसरिये बूटी है, तू इतने की आएगी, तू यहाँ कैसे आ गई? मेरे को तो ये ले आए, तेरे को कौन आया? अब मतलब वो दर्द जो है, वो दर्द या तो वो फौजी जानता है जो अकेला वहाँ लड़ रहा होता है, या वो लोक कथा के, लोक गाथा के मर्मज्ञ जानते हैं जो उनको कथाबद्ध करके आज तक इस तरह से जोड़ कर रखें। बहरहाल ये आपके लिए और डॉक्टर जमुना बीनी के लिए एक बहुत अच्छी बात, मेरे से इनका कोई परिचय नहीं है। बहरहाल धन्य हो डिजिटल मीडिया का, जब से मैंने सुना कि जमुना बीनी जी आ रहे हैं, मेरे को थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लें। और जो इन्होंने अरुणाचल के बारे में सुनाया है, उसमें जो मुझे याद रहा वो मैं यहाँ इसलिए रिपीट करना चाह रहा हूँ कि अरुणाचल प्रदेश
की संस्कृति पर जितना आप बोलती हैं और जिस सलीके से बोलती हैं वो अनुकरणीय है। बहरहाल एक जगह इन्होंने कहा है कि बाकी सारे भारत में तो मरने पर छाती पीटते हैं, हमारे यहाँ खुशी में भी पीटते हैं। ऐसा बोला। तो ये अच्छी बातें हैं जो सीखने वाली है, हमारे लिए बहुत अच्छा सौभाग्य है आप यहाँ आइए। अब रही डॉक्टर विजय मोहन सिंह की साथ बातचीत। मित्रों, आपने रूहानी रिश्ते की बात सुनी होगी, नहीं सुनी होगी। इस परिवार के साथ मेरा रूहानी रिश्ता रहा है। वो कैसे, मेरे भाई, छोटे भाई विश्वविद्यालय में थे, आना जाना था, खूब सुनते थे उनके बारे में। खबर हिमाचल से के लिए शिमला से देवेंद्र धर की रिपोर्ट। नमस्कार।